नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। बीएचयू परिसर में सार्वजनिक स्थान पर होली ना खेलने देने का फरमान सुनाकर बीएचयू प्रशासन ने अपनी काफी किरकिरी कराई। 72 घंटे के भीतर ही बीएचयू प्रशासन को यह आदेश वापस लेना पड़ा। 28 फरवरी के मुख्य आरक्षी अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए प्रशासन ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में छात्र होली खेल सकते हैं। दरअसल सार्वजनिक स्थान पर होली नहीं खेलने देने के आदेश को छात्रों ने सोशल मीडिया पर इफ्तार से जोड़ते हुए हिंदू धार्मिक मान्यताओं को खत्म करने का आरोप लगाया था। और इस वक्त उमेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नोएडा में अतीक के करीबियों के घर पर रेड हुई है। प्रयागराज पुलिस ने बंद मकान की तलाशी ली है। मकान का दरवाजा तोड़कर यहां पर तलाशी ली गई है। नोएडा पुलिस को सूचना देकर देखिए ये रेड जो है वो की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अतीक अहमद के करीबियों के घर पर छापेमारी का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा भी पहुंची है पुलिस और इसके बाद यहां पर छापेमारी की गई है। उमेश हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। छापेमारी अब नोएडा तक आ पहुंची है। मकान का दरवाजा तोड़कर देखिए यहां पर तलाशी ली गई है। उमेश हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रयागराज पुलिस ने बंद मकान की देखिए यहां पर तलाशी ली है। नोएडा पुलिस को सूचना देकर यहां पर रेड की गई है। पुलिस बंद मकान का यहां पर छापेमारी की गई है। उधर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे इसी तरह से बिहारियों का अपमान होता रहेगा और बिहारियों के साथ बदसलूकी होती रहेगी। चिराग पासवान ने कहा कि इसके लिए सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से जिम्मेदार है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहारियों के स्वाभिमान से ये खिलवाड़ करते हैं। इनकी वजह से बिहारी शब्द गाली बन गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। इनकी वजह से बिहारी दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। पलायन के आंकड़े देख लीजिए, इनकी वजह से साल दर साल वो आंकड़े बढ़ते हैं। और अफसोस की बात यह कि उसके बाद उन बिहारियों को सुरक्षा तो दीजिए भैया। इनको मैंने कई बार आग्रह किया कि हर राज्य में, क्योंकि बिहार से ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है शिक्षा रोजगार के लिए, हर राज्य में गठित कीजिए भैया एक बिहार प्रवासी केंद्र, ताकि बिहारियों को कोई भी समस्या उस राज्य में हो तो उस केंद्र से वो संपर्क करें। कहाँ जाएंगे भैया बिहारी। बिहार में जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू के प्रदेश सचिव मनोज लाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीना सिंह पिछले कई महीनों से पार्टी में जरूर थी लेकिन सक्रिय नहीं थी, पर पार्टी की तरफ से आयोजित किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेती थी। हालांकि उनके पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी की तरफ से आयोजित किसी कार्यक्रम में भाग लेती थी। ऐसे में के पार्टी से इस्तीफा देने की खबर सुनने के बाद से पार्टी की सेहत पर कोई इसका सीधा असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में आरा से उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट मिलने को लेकर आशंकाएं थी, जिसको वो ताड़ गई। साथियों, सच ये है कि नीतीश कुमार जी के साथ मैं कभी जुदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से जंगल राज के युवराज को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है, बिहार की जनता डर गई है। आम आवाम को पुराने दौर की वापसी दिख रही है। ऐसे में जेडीयू के साथ मेरा रहना मुमकिन नहीं।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के केंद्र में सिसोदिया और शराब का मुद्दा बना हुआ है और सियासी अखाड़े में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जोर आजमाइश लगातार चल रही है। सिसोदिया को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत, जेल में मनेगी सिसोदिया की होली। सिसोदिया पर गरमाई सियासत। होली नजदीक है, लेकिन सिसोदिया की होली बेरंग होने वाली है, क्योंकि सिसोदिया को जेल में ही होली मनानी पड़ेगी। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 10 मार्च को कोर्ट अगली सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की सीबीआई रिमांड भी 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट में पेश हुए पूर्व डिप्टी सीएम। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम को पेश किया गया। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए 3 दिन की और रिमांड दी जाए। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया से पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है। पूछताछ के लिए अभी आरोपियों का आमना सामना नहीं हुआ है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया ने अभी केस के दस्तावेजों की जानकारी भी नहीं दी है। सीबीआई ने आगे कहा कि सिसोदिया का आरोपियों से अभी आमना सामना भी नहीं हो पाया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि किससे आमना सामना कराना चाह रहे हो। सीबीआई ने कहा कि अभी कुछ अधिकारियों से मनीष का आमना सामना करवाया गया है। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते हैं। वहीं कोर्ट ने पूछा कि कितने घंटे पूछताछ हुई, तो सीबीआई ने बताया कि रोज 8 घंटे पूछताछ होती है। जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं। जज ने सीबीआई से सिसोदिया के केस की डायरी मांगी। सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच में सहयोग न करना रिमांड का कोई आधार नहीं है। सिसोदिया के वकील की दलील। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बेहद खराब है। बीते 20 साल से गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हैं। सिसोदिया कहीं भाग नहीं रहे हैं। सीबीआई कह रही है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है। सिसोदिया पर वही पुराने आरोप है। मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाए। 9 मार्च को मनीष सिसोदिया दोबारा जांच में शामिल हो जाएंगे। देखिए, उनका आधार वही है जो पहले आधार था। आधार उनका निराधार है। वो कह रहे हैं कि जी ये जवाब नहीं दे रहे। उनका मतलब है कि भाई वो ऐसे नहीं बोल रहे जैसे उनको बुलवाना चाहते हैं वो। तो ये बहुत ही बेहुदा आर्गुमेंट है और इस आधार पे इस प्रकार के व्यक्ति को जेल में रखना बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हताशा और निराशा का प्रतीक बन रहा। भाजपा हर तरफ से, देखो भाजपा ने, आप सोचो, राहुल गांधी जी को 4 बार ईडी बुलाया, अरेस्ट नहीं किया। मनीष सिसोदिया को पहली बार में अरेस्ट कर लिया। इस प्रकार, जबकि कोई एविडेंस नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि नेशनल हेराल्ड केस में बहुत मैटर है, फिर भी अरेस्ट नहीं किया। तो भाजपा ने कांग्रेस को मैनेज कर लिया है, लेकिन भाजपा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को मैनेज नहीं कर पा रही है। तो ये सारा का सारा तांडव इसलिए रचा जा रहा है कि इनके पास 24 में लड़ने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से एक हरकत कर रहे हैं कि भाई सिर्फ चॉइस मोदी ही है, इसलिए मोदी को वोट देना। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना इस प्रकार से हरकत करेंगे उतना ही ज्यादा जनता आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ेगी, केजरीवाल जी की तरफ बढ़ेगी। सिसोदिया ने भी किया था पत्नी का जिक्र। सिसोदिया के वकील कोर्ट में जिस बात का जिक्र कर जमानत के लिए दलीलें दे रहे थे, उसका जिक्र गिरफ्तारी के समय मनीष सिसोदिया ने भी करते हुए कहा कि उनकी पत्नी बीमार है, घर पर वो अकेले हैं। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रही। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अनिकेत भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार है।
आपको ध्यान रखना है। वहीं सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने पर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह भड़क गए और कहा कि ईमानदार और निर्दोष शख्स को जेल में डालकर बीजेपी सरकार तानाशाही का परिचय दे रही है। संजय सिंह हमारे साथ है। संजय जी, 5 दिन की जो रिमांड थी वो मांगी गई थी, लेकिन अब 2 दिन की कस्टडी मिली है। होली का अधिकार भी नहीं दिया गया। देखिए, नहीं, ये जालिम लोग हैं। होली दिवाली इनसे क्या लेना देना है? परिवार से क्या लेना देना है? बच्चों से क्या लेना देना है? आप बताइए, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को जो व्यक्ति अच्छी शिक्षा दे रहा है उसको आप जेल में डाल रहे हो। लाखों करोड़ का घोटाला जो कर रहा है अडानी, उसके जहाज में बैठ के घूम रहे हो मोदी जी। तो ये तो लोगों को समझ में आता है। कहा गया कि मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है मनीष सिसोदिया का। हाँ, मेंटल हैरेसमेंट है ही है भाई। आप जबरदस्ती पूछताछ करोगे, जबरदस्ती आप कुछ चीज जो गुनाह नहीं किया है वो भी उगलवाना चाहोगे, तो ये तो मेंटल हैरेसमेंट ही है। मनीष सिसोदिया के समर्थन में आप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग करके महीनों तक मंत्रियों को जेल में रखने का प्रयास कर रही है। ये बहुत जरूरी है कि कोर्ट में भी और जनता में भी ये मैसेज जाए कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग जो है राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है, और जितने भी लीगल फोरम्स पे हम ये बात रख सकते हैं वहां हम रखेंगे। देखिए, केंद्र सरकार तो यही चाहेगी कि अभी पुलिस कस्टडी रिमांड सीबीआई का और मिल जाए, उसके बाद एक बार और मिल जाए, उसके बाद कोशिश करेंगे कि जुडिशियल कस्टडी में रहें। तो केंद्र सरकार की तो सिर्फ ये इच्छा है कि कोई अपराध साबित हो या ना हो, उससे पहले ही उनको इतने महीने जेल में रख लिया जाए कि अपराध जब बेकसूर भी हों तब भी जो उन्हें सजा मिल जाए। तो बेसिकली प्रोसीजर जो है वही जो है सजा है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया को सारे सवालों का जवाब देना होगा। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और कट्टर बेईमानी और भ्रष्टाचारियों की हार हुई है। पर दुख की बात यह है कि पिछले कई महीनों से अरविंद केजरीवाल ने ऐसे व्यक्तियों को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया हुआ था। सत्येंद्र जैन को 9 महीने से बेल नहीं मिली है। विजय नायर को 6 महीने से बेल नहीं मिली है। शराब घोटाले में लिप्त लोगों को कई महीनों से कोई राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया को भी बार बार राहत सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं मिल पा रही है। परंतु ऐसे व्यक्तियों के लिए विक्टिमहुड कार्ड खेलना, इनका बचाव करना, इनका संरक्षण करना, तो आज अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों का बचाव करने के लिए। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक शराब नीति तैयार करने में भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं। इस शराब नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो का आदेश देने के बाद रद्द कर दिया गया था। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के केंद्र में सिसोदिया और शराब बना हुआ है और सियासी अखाड़े में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जोर आजमाइश लगातार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उधर कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। फर्जी आधार कार्ड और आगजनी मामले में उन पर आरोप तय होने थे। दोनों ही मामले में इरफान सोलंकी पर आरोप तय नहीं हो पाए, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। बता दें कि दोनों ही मामलों में इरफान सोलंकी ने आरोपों से मुक्ति के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, जिस पर सुनवाई के लिए 6 मार्च और 17 मार्च की तारीख दी गई है। आगजनी वाले मामले में आज इरफान सोलंकी की पेशी थी, तो उसमें क्यूज की तरफ से डिस्चार्ज फाइल किया गया है। तो उसका डिस्पोजल जो पहले 6 मार्च को हो जाएगा, उसके बाद ही चार्ज फ्रेम की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। मामले में भी क्यूज वगैरह की तरफ से डिस्चार्ज फाइल किया गया है, उसकी डेट 17 मार्च है। जब वो हो जाएगा डिसाइड, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेगा। भूमाफिया जैसा कोई लीगल टर्म है ही नहीं, ये सेल्फ जनरेटेड टर्म अपना हो सकता है पुलिस का, पर इसी का कोई टर्म नहीं है। कहीं अगर लिखा हो तो मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई टर्म है ही नहीं।
उधर हरियाणा के रोहतक में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में बड़े नेताओं की वजह से संगठन नहीं बन पाया और संगठन नहीं बनने की वजह से हम हरियाणा के चुनाव हारे हैं, लेकिन अब जल्द ही संगठन तैयार होगा और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। दरअसल कुमारी शैलजा रोहतक में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाती है। वोट पे सब कहने की बात होती हैं, सब अपने अपने जिस भी हिसाब से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कर रहे हैं सभी लोग। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस के लिए करना चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए करना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं। 24 में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट का चुनाव होगा और हम उस मेहनत करेंगे कि 10 की 10 सीटें हमारी आएँ हरियाणा से। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु रोहतक पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार का बजट ऐतिहासिक है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथ से हाथ का तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेसी एक दूसरे की टांग जरूर खींचते हैं। उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। निवेदन करूंगा कृपा करके वो मंच पर आ जाए। ये मनोहर लाल जी का बजट कई मायनों में अनूठा है। अनुभव एक अलग प्रकार का इस बजट की प्रक्रिया में ही प्रारंभ होता है। संभवतः किसी भी बजट को बनाने में इतने बड़े स्तर पर जन भागीदारी नहीं रही होगी जो इस बार मनोहर लाल जी ने 3 महीने की प्रक्रिया, रायशुमारी की, सलाह मशवरे की और अनेकों जिलों में या अनेकों वर्गों के साथ बातचीत के आधार पर इस बजट को उन्होंने बनाया है। ये बजट ऐतिहासिक इस रूप में भी है कि इस बजट में हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोग और हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक परिवार और हरियाणा प्रदेश का कोई भी वर्ग हो, ऐसा कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई परिवार नहीं होगा जिसको बजट के प्रावधानों से सीधा, जिसको कोई न कोई लाभ ना पहुंचे। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके संगठन की अपनी एक मजबूती है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले 45 से 50 साल का राजनीतिक अनुभव कहता है आरएसएस के होने के कारण बीजेपी को कम नहीं आंकना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अकेले बीजेपी इतनी शक्तिशाली भले ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस बीजेपी का साथ मजबूत है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी की इतनी कम सीट आई, उनका मनोबल टूटा हुआ है। खबर बिहार के नालंदा से है, जहां थरथरी प्रखंड के प्रमुख चंद्रभूषण सिंह ने नशे की हालत में अपने साथियों के साथ स्वास्थ्य केंद्र में दबंगई की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि प्रखंड प्रमुख अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे चिकित्सक के साथ जांच के नाम पर गाली गलौज की। जब चिकित्सकों ने इसका विरोध किया तो प्रमुख ने चिकित्सक के साथ मारपीट का भी प्रयास किया, जिसके बाद चिकित्सकों ने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोला और अस्पताल के बाहर धरना देकर प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग की। प्रमुख की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नौकरी करती है और तुम रजिस्टर मांगते रहे भोसरी, इतना कह कर हम बोले कि देखिए आप प्रमुख हैं तो प्रमुख तक रहिए, बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं, इतना कह के फिर गाड़ी में बैठ गए। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग को मांग है कि प्रमुख सर के गिरफ्तार किया जाए, FIR दर्ज किया जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग खाली धरना प्रदर्शन में है, OPD बंद नहीं किए हैं। तो कल नशा में धुत थे वो? हाँ, बहुत धुत थे। मैंने कुछ कह रहे थे क्या? डॉक्टर साहब के मारने के लिए अंदर रूम में गए, तो अब जेंट्स से हो रहा था तो हम लोग नहीं गए कि हम लोग महिला क्या करेंगे अंदर में।
अब जब देखें कि सर के चप्पल निकालने लगे कि इस चप्पल से मारो तो हम लोग अगल मतलब बगल साइड हो। चैम्बर में डॉक्टर दिलमणि पांडे थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है उनके द्वारा। उसके बाद वो बाहर गए और फिर हमारी जो 2 ANM हैं उनके साथ भी गाली गलौज करने का काम हुआ है। क्या वो नशे में धुत थे क्या? जी बिल्कुल, जो जैसा और सारे लोगों ने बताया कि वो नशे के हालत में थे, उनके साथ कुछ वैसे लोग थे जो इनको कि हमारे स्टाफ में कोई नहीं जानते थे। वहीं संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। दरअसल फरवरी में अपने जोधपुर दौरे के दौरान सीएम गहलोत ने सर्किट हाउस में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े पीड़ितों से मुलाकात की थी। इस दौरान पीड़ितों ने आरोप लगाया कि इस स्कैम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था। उनका पैसा डूब गया है, किसी का 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है। यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं। वो खुद मुलजिम हैं, उनकी पत्नी, उनकी साला, उनके पिताजी का नाम है और उनकी माताजी का देहांत हो गया। हम उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परंतु वो तो हकीकत है। ये आज तक जबान नहीं खोली इन्होंने। आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ करके सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के पुत्र मेरे सामने चुनाव के प्रत्याशी थे। अपने पुत्र की अपने ही होम टर्फ पर हार से उपजी खींच के चलते निरंतर बेतुके बयान देकर के मुख्यमंत्री मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल करके मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण से नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं। एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके साथ में जिसका न मैं प्राथमिक सदस्य हूं, न मेरे परिवार का कोई सदस्य प्राथमिक सदस्य है, न मेरे परिवार का सदस्य कोई उसका डिपॉजिटर है, न मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य उसके बोरोवर है, न उसके डायरेक्टर हैं। किसी भी तरह से हमारा प्रत्यक्ष रूप से परिवार का जिसके साथ में जुड़ाव नहीं है, उसमें हुए घोटाले के साथ में मेरा नाम संबद्ध करके निरंतर वो बार बार मेरे चरित्र हनन का प्रयास करते हैं। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने क्या कहा था, जरा इसे भी सुन लीजिए। मुझे तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति को मोदी जी ने मंत्री कैसे बना दिया। मैंने पिछले सदन में कहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत खुद एक अभियुक्त हैं। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने गिरफ्तारी के डर से अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली। लाखों रुपए का मामला होता तो मैं तुमसे भीख मांग लेता, उद्योगपतियों से या कोई योजना निकाल देता, लेकिन यहाँ पर तो अरबों रुपए का मामला है। इतने बड़े मंत्री के रहते हुए उनको खुद को आगे आना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। निवेशकों की भरपाई करनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे। देश भर में ऐसे माफिया पनप रहे हैं। इससे पहले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला हुआ था, उसका मालिक भी बीजेपी से जुड़ा हुआ था। इन लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत दुखी करने वाला है। राज्य सरकार पूरा प्रयास करेगी कि इनकी जमा पूंजी वापस दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि इस लूट में शामिल हर व्यक्ति को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। सीएम गहलोत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ने खास अंदाज में जवाब दिया और कोर्ट तक जाने की धमकी दे डाली। हालांकि शेखावत ने सीएम के आरोपों का खंडन कर दिया था। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां महंगाई के मुद्दे को लेकर जेडीयू के कई नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं का कहना है कि महंगाई की मार से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। महिलाओं को रसोई संभालने में परेशानियां हो रही हैं। गैस सिलेंडर का दाम ही नहीं, बल्कि सभी खाने पीने से लेकर रहन सहन में इस्तेमाल करने वाली चीजों का दाम आसमान छू रहा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।